यस। हाँ, अभी गड़बड़ नहीं रहा है, सुनिए। हाँ, मैंने एमएस एसक्यूएल लिया। हाँ, ठीक है। यस, हम लोगों को स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। एंड इस स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग कितने लाइब्रेरीज यूज करने वाले? 4। स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग डेटा जेपीए, माई एसक्यूएल ड्राइवर एंड लॉम्बॉक। इस प्रोजेक्ट का मैं नाम रख रहा हूं स्प्रिंग डेटा जेपीए डेमो. What is the name of this application? Spring Data JPA Demo. I am using Maven as my project tool, Java as my language, and 4.1.0 is my Spring Boot का version. What I will do, I will click on generate button. इससे क्या होगा? एक zip डाउनलोड होगा. इस zip को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा एंड मेरे IntelliJ के अंदर ओपन करूंगा. Is this clear? Now, first step. सबसे पहले I will create the database. I will open my MySQL workbench and here I will click on new script and new script पे click करने के बाद let me zoom out this little bit. हाँ, कहाँ से होता है ये काम? Here I will write create database. क्रिएट डेटाबेस नाम का कमांड यूज होता है डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, फॉलोड बाय द नेम ऑफ डेटाबेस. इस डेटाबेस का मैं नाम रखूंगा डेटा जेपीए डेमो. व्हाट इज द नेम ऑफ माय डेटाबेस? डेटा जेपीए डेमो. यहाँ पे आप लोगों को एक बटन दिखेगा, सेकंड वाला बोल्ट सिंबल. आप लोग क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे एंड सेकंड वाले बोल्ट सिंबल पे क्लिक करेंगे. इससे हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा. इज दिस क्लियर? नाउ हमें हमारे जावा एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है MySQL के साथ. तो किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमें 3 चीजें पास करनी होती है. डेटाबेस का URL, डेटाबेस का यूजर नेम एंड डेटाबेस का पासवर्ड. स्प्रिंग एप्लीकेशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनता है, उस ऑब्जेक्ट का नाम है डेटा सोर्स. इस ऑब्जेक्ट के पास यूजर नेम नाम का वेरिएबल है. इस यूजर नेम वेरिएबल के अंदर मुझे मेरे MySQL के यूजर नेम को स्टोर करना है. अगर आप लोग इफ आई क्लोज माय MySQL तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरा यूजर नेम क्या है? रूट. आई डोंट नो इफ आई कैन मेक दिस मोर बिग, बट मेरा यूजर नेम क्या है? रूट. एंड हियर आई हैव टू प्रोवाइड माय पासवर्ड. माय पासवर्ड इज पासवर्ड. जब मैं ये चीज करूंगा देन ओनली आई एम एबल टू यूज माय MySQL. सेम वे जब मुझे जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो मुझे यूजर नेम एंड पासवर्ड पास करना होगा. इज दिस क्लियर? एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज. स्प्रिंग एप्लीकेशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा डेटा सोर्स. डेटा सोर्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारे MySQL के साथ कनेक्शन को मेंटेन करेगा. लेकिन कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड. एंड फाइनली we have to provide the URL, spring.datasource.url. Here we have to pass the URL. इस URL को लिखने का एक तरीका होता है. JDBC का मतलब जावा प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करो. What is the full form of JDBC? Java Database Connection. Which database? MySQL. अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे फिर से तो मेरा MySQL एप्लीकेशन कौन से लोकेशन पे चल रहा है? लोकल होस्ट 3306. यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल होस्ट 3306. So here I will provide local host and colon 3306. This is the place where my MySQL is running. And MySQL server के अंदर multiple databases रहेंगे. Here we are having multiple databases. If I try to show you this, you can see कि मेरे MySQL के अंदर I have multiple databases. इसमें से मुझे कौन से डेटाबेस के साथ कनेक्शन को जोड़ना है?
डेटा जेपीए डेमो नाम के डेटाबेस से। तो फॉरवर्ड स्लैश के बाद मैं लिखूंगा डेटा जेपीए डेमो, so that my Java program will communicate with this database. Is this clear? अब अगर मैं मेरे जावा एप्लीकेशन को रन करूंगा तो मुझे अब कोई भी एरर नहीं दिखेगा। सी, यहाँ पे अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे हाइबरनेट ने, हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी का नाम क्या है? हाइबरनेट, विच इज अवर ORM। ये मैंने बताया होगा, ORM एक ऐसा टूल होता है जो जावा क्लास को किसके साथ जोड़ता है? डेटाबेस टेबल के साथ। तो हमारे हाइबरनेट ने डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एंड ये ऑब्जेक्ट कौन से डेटाबेस से कनेक्टेड है? डेटा जेपीए डेमो नाम के डेटाबेस से। इज दिस क्लियर? नाउ हियर हमें एक टेबल बनाना है। वी हैव टू क्रिएट वन टेबल। वी हैव टू क्रिएट वन टेबल ऑफ स्टूडेंट। हमें किसका टेबल बनाना है? स्टूडेंट। So here I will use inside my main package. Please make sure कि आप लोग सारे files and packages कहाँ create करेंगे? Base package के अंदर। This is your base package. इस base package के अंदर मैं एक पैकेज क्रिएट कर रहा हूं एंड इस पैकेज का मैंने नाम रखा है एंटिटी। एक ऐसा पैकेज जो हमारे डेटाबेस क्लासेस को रिप्रेजेंट करता है, उस पैकेज को कहा जाता है एंटिटी पैकेज। इस एंटिटी पैकेज के अंदर मैं एक क्लास लिख रहा हूं। इस क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट। एंड हियर आई एम क्रिएटिंग वन वेरिएबल। इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? लॉन्ग। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेरिएबल? आईडी। स्टूडेंट को हमें मॉडल करना है। वी हैव टू मॉडल स्टूडेंट। स्टूडेंट के पास फिर क्या रहेगा? फर्स्ट नेम। फिर स्टूडेंट के पास रहेगा लास्ट नेम। स्टूडेंट के कोर्स का इंफॉर्मेशन, मतलब कोर्स का नाम, एंड फाइनली स्टूडेंट का ईमेल एंड पासवर्ड। फाइनली स्टूडेंट का ईमेल एंड पासवर्ड। आई डोंट नो बट एवरी कॉलेज, हर एक स्टूडेंट को एक कॉलेज का ईमेल एंड यूजर ने ईमेल एंड पासवर्ड प्रोवाइड करता है, जिसको लॉगिन करके आप लोग अलग अलग पोर्टल्स पे अपने रिजल्ट्स को देख सकते हो। यस, नाउ मुझे इस क्लास को देख के हाइबरनेट को हिंट देना है कि ये क्लास डेटाबेस टेबल को रिप्रेजेंट करेगी। किसे रिप्रेजेंट करेगी? डेटाबेस टेबल को। अगर हमें किसी क्लास को रिप्रेजेंट करना है एज ए डेटाबेस टेबल, then that class should be marked with @entity annotation. जब आप किसी क्लास को @entity annotation से मार्क करते हो तो हमारे स्प्रिंग प्रोजेक्ट के अंदर एक हाइबरनेट नाम का प्रोग्राम है जो कि इस क्लास को ट्रीट करेगा एज ए डेटाबेस क्लास, एज ए डेटाबेस टेबल, एज ए डेटाबेस टेबल। एंड हर एक डेटाबेस टेबल के अंदर एक यूनिक कॉलम होता है, एंड यूनिक कॉलम प्राइमरी की बनाने के लिए यूज होता है @id नाम का एनोटेशन। नाउ हर एक डेटाबेस टेबल के अंदर जनरली ये जो प्राइमरी की है, ये प्राइमरी की ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। क्या कभी किसी स्टूडेंट को अपने मनपसंद का यूनिवर्सिटी रोल नंबर मिलता है या इट इज ऑटो जनरेटेड? इट इज ऑटो जनरेटेड। इट इज अ प्राइमरी की जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। अगर हमें स्टूडेंट टेबल के प्राइमरी की को ऑटोमेटिकली जनरेट करना है तो हमें एक एनोटेशन यूज करना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा जनरेटेड वैल्यू। एंड यहां पे इस एनोटेशन के पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है स्ट्रेटेजी। हमें यहां पे बताना है कि प्राइमरी की को जनरेट कौन करेगा। प्राइमरी की को जनरेट करेगा डेटाबेस। हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है जनरेशन टाइप। इस क्लास के पास एक आइडेंटिटी नाम का वेरिएबल है जो कि बताता है
कि स्टूडेंट टेबल के प्राइमरी की के वैल्यू को कौन जनरेट करेगा? डेटाबेस। अब अगर मैं मेरे एप्लीकेशन को रन करूं तो देखते हैं क्या होता है। आइडियली टेबल नहीं बनने चाहिए, आइडियली टेबल नहीं बनने चाहिए। आइए देखते हैं। मैंने ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। डेटाबेस के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले वी हैव टू सिलेक्ट द डेटाबेस। आई विल सिलेक्ट माय डेटाबेस एंड देन आई विल शो टेबल्स वाला, आई विल एग्जीक्यूट शो टेबल्स वाला कमांड। करंटली कोई भी टेबल मेमोरी के अंदर नहीं बना है। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर। हाइबरनेट हमारे क्लासेस को बाय डिफॉल्ट रीड तो कर लेगा, एट द रेट एंटिटी क्लासेस को रीड तो कर लेगा, लेकिन उन क्लासेस को देख के टेबल क्रिएट नहीं करेगा। हमें हाइबरनेट को परमिशन देना पड़ेगा दैट बेस्ड ऑन आवर क्लासेस यू कैन क्रिएट द डेटाबेस टेबल्स। एंड फॉर दैट हमें एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर दो सेटिंग्स और लिखने हैं। पहले सेटिंग का नाम स्प्रिंग एप्लीकेशन के अंदर एक जेपीए नाम का लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के पास एक टूल है जिसका नाम है हाइबरनेट। ये हाइबरनेट ही रिस्पॉन्सिबल होता है जावा क्लास को देख के डेटाबेस टेबल क्रिएट करने के लिए। इस हाइबरनेट के पास एक डीडीएल ऑटो नाम का वेरिएबल है। डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एक ऐसा एसक्यूएल क्वेरी जो डेटाबेस टेबल्स को क्रिएट करने के ऊपर फोकस करता है, उस कमांड को कहा जाता है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। व्हाट आई वांट कि हमारे क्लासेस को देख के डेटाबेस टेबल क्रिएट हो। स्टूडेंट क्लास को देख के क्या क्रिएट होना चाहिए? डेटाबेस का टेबल। Is this clear? Now I will again rerun my application. I will again rerun my application and again I will show you the show table. अब देखो डेटाबेस के अंदर एक टेबल बन गया है। What is the name of table? Student. Here I will write, अगर किसी टेबल के स्ट्रक्चर को देखना है तो which command we have to use? Describe. And can you see this is the structure of my student table. जरा यहां देखो, आईडी नाम का एक कॉलम है एंड इट इज प्राइमरी की। एंड ये प्राइमरी की का वैल्यू क्या होगा? ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट। ये चीजें कैसे पॉसिबल है? यूजिंग आईडी एंड जनरेटेड वैल्यू वाला एनोटेशन। Now let's read the name of columns. पहला कॉलम है कोर्स नेम। ओ कैन यू सी, हमारे क्लास के अंदर हमने कोर्स नेम कैसे लिखा है? कैमल केस में। इफ यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को बताया होगा व्हाट इज कैमल केस, करेक्ट। एंड हमारे टेबल के अंदर कॉलम का नाम क्या है? कोर्स अंडरस्कोर नेम। लेट मी शो यू माय माईएसक्यूएल। एंड यहां देखिए, तो हाइबरनेट ने क्या किया? कैमल कैमल केस वाले वेरिएबल को कन्वर्ट किया स्नेक केस में। तो जब आपकी जावा क्लास को देख के डेटाबेस टेबल बनेगा तो टेबल के अंदर कॉलम का नाम किस में रहेगा? स्नेक केस में। इसे कहा जाता है स्नेक केस। सारे लेटर स्मॉल रहेंगे एंड दो वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं, अंडरस्कोर रहेगा। दैट इज स्नेक केस। अंडरस्टूड एवरीवन? ओ कैन यू सी, यहां पे मेरे कॉलम का नाम क्या है? फर्स्ट नेम। अगर मुझे इस कॉलम नेम को चेंज करना है तो हियर आई विल यूज कॉलम नाम का एनोटेशन। एंड इस कॉलम नाम के एनोटेशन के पास एक नेम नाम का वेरिएबल है एंड यहां पे मैं नया नेम प्रोवाइड कर रहा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
अब आ रहा है आवाज? Yes, sir. ओके, नाउ प्लीज ऑब्जर्व। अब मुझे कॉलम नेम को क्या करना है? चेंज। सो आई विल अगेन रीरन माय प्रोग्राम। तो अब फिर से हाइबरनेट क्या करेगा? स्टूडेंट क्लास को रीड करेगा, लेकिन इस बार कॉलम का नाम क्या रखा जाएगा? एफ अंडरस्कोर नेम। लेट्स चेक द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। कैन यू सी? इसने कॉलम के नेम को चेंज नहीं किया, एक और नया कॉलम डाल दिया जिसका नाम क्या है? एफ अंडरस्कोर नेम। अगर हमें हर बार एप्लीकेशन को चालू करते समय टेबल्स को डिलीट करना है एंड डिलीट करने के बाद फिर से क्रिएट करना है, तो वी हैव टू राइट हियर क्रिएट। इससे क्या होगा? हमेशा टेबल्स सबसे पहले डिलीट होंगे एंड फिर से क्रिएट होंगे। इससे क्या होगा? हमारे टेबल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों को ये चीज या नहीं समझ में आया? I will prefer here update। ठीक, समझ में आया इतना? नाउ हम लोगों ने एक लाइब्रेरी डाला है, उस लाइब्रेरी का नाम है स्प्रिंग डेटा जेपीए। लेट मी शो यू। थोड़ा जूम कम करना पड़ेगा। दिस इज फाइन। कमांड ओ शायद से, यस। हमारे पास एक लाइब्रेरी थी। डू यू रिमेंबर जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था, तो प्रोजेक्ट को क्रिएट करते समय हम लोगों ने एक लाइब्रेरी ऐड किया था। इस लाइब्रेरी का नाम है स्प्रिंग डेटा जेपीए। ये लाइब्रेरी हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है। इस इंटरफेस का नाम है जेपीए रिपोजिटरी। जेपीए का मतलब होता है जावा परसिस्टेंट एपीआई। जावा ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस के अंदर क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस से डेटा को रीड करने के लिए, डेटाबेस में डेटा को अपडेट करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए जितने भी रिक्वायर्ड फंक्शंस है, वो सारे फंक्शंस हमें कौन प्रोवाइड करता है? जेपीए रिपोजिटरी। तो अगर मुझे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को MySQL के अंदर क्रिएट करना है, अपडेट करना है, रीड करना है या फिर डिलीट करना है, तो मुझे इस इंटरफेस को यूज करना पड़ेगा। डू यू रिमेंबर? स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन हमेशा लेयर बाय लेयर बनता है। एक ऐसा लेयर जो हमारे डेटाबेस ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करता है, उस लेयर को कहा जाता है रिपोजिटरी लेयर। रिमेंबर, कंट्रोलर, सर्विस एंड रिपोजिटरी। यस, एक ऐसा लेयर जो हमारे डेटाबेस ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करता है, उस लेयर को कहा जाता है रिपोजिटरी लेयर। इस रिपोजिटरी लेयर के अंदर आई विल क्रिएट वन इंटरफेस। हम लोग स्प्रिंग डेटा जेपीए हमें बने बनाए हुए क्लासेस देता है। हमें क्या देता है? बने बनाए हुए क्लासेस, जो कि हमारे डेटाबेस, जो कि हमारे जावा ऑब्जेक्ट को डेटाबेस के अंदर क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट करने में हेल्प करेंगे। ओ, मुझे सारे ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करना है या बस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को। तो मैं क्लास का या फिर मेरे इंटरफेस का नाम भी मीनिंगफुल रखूंगा। What is the name of my interface? Student repository। इस इंटरफेस का एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को डेटाबेस के साथ हैंडल करना। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को डेटाबेस के साथ हैंडल करने का। आगे चल के अगर मैंने एक और एंटिटी क्लास क्रिएट किया कॉन्टैक्ट नाम का, तो कॉन्टैक्ट के लिए भी मैं एक सेपरेट इंटरफेस क्रिएट करूंगा जिसका नाम रखूंगा कॉन्टैक्ट रिपोजिटरी। उस इंटरफेस का काम क्या रहेगा? बस कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट एंड डेटाबेस को हैंडल करना। इसे कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवीजन। क्या कहा जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवीजन। प्रोग्रामिंग के अंदर इसे कहा जाता है स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न। एक्सटेंड्स
हमारे पास एक बना बनाया हुआ इंटरफेस है जिसका नाम क्या है, जेपीए रिपोजिटरी। इस ये इंटरफेस ही हमारे जावा ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, डेटाबेस के साथ बातचीत करवाएगा। लेकिन इस इंटरफेस को मुझे बताना पड़ेगा मेरे जावा ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माय जावा ऑब्जेक्ट? आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कोर्स नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ये सारी चीजें कहां प्रेजेंट है? स्टूडेंट क्लास के अंदर। कैन आई से स्टूडेंट क्लास इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर? यस। सो हियर जेपीए रिपोजिटरी को मैं पास करूंगा स्टूडेंट। Is this clear? And then we have to pass the primary key का data type। जितने भी SQL queries होते हैं वो सारे SQL queries के अंदर एक यूनिक कॉलम हमेशा रहेगा। एंड दैट इज द रीजन हमें क्या पास करना पड़ेगा यहाँ पे, प्राइमरी की का डेटा टाइप। एंड स्टूडेंट क्लास के अंदर प्राइमरी की का डेटा टाइप क्या है एवरीवन? लॉन्ग। सो हियर आई हैव टू पास लॉन्ग। प्लीज मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पे स्मॉल लॉन्ग ना पास करें। इट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप, इट इज अ जेनेरिक टाइप। डू यू रिमेंबर, मैंने कभी जेनेरिक टाइप पढ़ाया होगा। जेनेरिक टाइप हमेशा रैपर क्लासेस के साथ काम करता है। किसके साथ? रैपर क्लासेस के साथ। सो हियर आई विल पास लॉन्ग। क्लियर एवरीवन? यस। नाउ इस इंटरफेस के पास मल्टीपल फंक्शंस अवेलेबल है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को सेव करने में, ऑब्जेक्ट को डिलीट करने में एंड सो ऑन, ये सारे ऑपरेशंस हमें कौन प्रोवाइड करता है? जेपीए रिपोजिटरी। नाउ वी हैव टू क्रिएट द सर्विस लेयर। विच लेयर? सर्विस लेयर। एक ऐसा लेयर जो डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है उसे कहा जाता है सर्विस लेयर। सर्विस लेयर को लिखने का एक तरीका होता है स्प्रिंग के अंदर। सबसे पहले आप लोग एक इंटरफेसेस नाम का पैकेज बनाएंगे। सर्विसेज पैकेज के अंदर मैंने कौन सा पैकेज बनाया? इंटरफेसेस नाम का। जो लोग नहीं देख रहे थे यहां देखेंगे। सर्विस के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया एंड हियर आई हैव सिलेक्टेड पैकेज एंड मैं पैकेज का नाम रखूंगा इंटरफेसेस। सर्विस पैकेज के अंदर मुझे एक और पैकेज क्रिएट करना है एंड इस पैकेज का मैं नाम रखूंगा इंप्लीमेंटेशन। सो सर्विस पैकेज के अंदर I will create another package. Oh, can you see? सर्विस के बाद क्या लिखा हुआ है? इंटरफेसेस। अगर मैं इसके आगे पैकेज का नाम लिखूंगा तो पैकेज कहां बनेगा? इंटरफेसेस के अंदर। मुझे पैकेज को बनाना है सर्विस के अंदर, इसलिए मैंने इंटरफेसेस वाले पार्ट को हटा दिया एंड यहाँ पे अगले पैकेज का मैं नाम रखूंगा implementation. Now it is looking very nice. Understood everyone? Now डू यू रिमेंबर, इंटरफेसेस के अंदर हमें रूल्स लिखने होते हैं। व्हाट इज इंटरफेस? एक ऐसी क्लास जो किसी दूसरे क्लास के ऊपर रूल्स को अप्लाई करेगी। नाउ अज्यूम करो कि मैं किसी कंपनी का एक लीड डेवलपर हूं एंड सुमित जैसा स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट नहीं एम्प्लॉय, जो बोलता है कि आई विल डेवलप द स्टूडेंट वाला बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक मतलब जो डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। अब मैं सुमित को बोल दूंगा, यस सुमित प्लीज क्रिएट दी स्टूडेंट के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाला कोड। तो सुमित अपने मन से 10-12 फंक्शन लिख देगा और जो काम के फंक्शन है वो मिलेंगे क्या कभी मुझे? नहीं। तो सुमित को मैंने एक रूल बुक देना चाहिए कि सुमित, मैंने एक इंटरफेस बनाया है, इस इंटरफेस के अंदर 4 एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, इन्हीं फंक्शंस को आपने क्रिएट करना है। इससे क्या होगा कि हमने जो फीचर्स डिसाइड किए हैं वही फीचर्स कौन डेवलप करेगा? डेवलपर। तो इंटरफेसेस के अंदर मैं एक इंटरफेस क्रिएट करूंगा। आई होप यू ऑल नो हाउ टू क्रिएट इंटरफेस एंड यहां पे मैं इस इंटरफेस का नाम रखूंगा आई स्टूडेंट सर्विस। व्हाट इज द नेम ऑफ माय इंटरफेस? आई स्टूडेंट सर्विस। इस इंटरफेस के अंदर हम लोग रूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रूल। आई वॉन्ट कि कोई भी इस इंटरफेस को अगर यूज करे तो उसे स्टूडेंट को क्रिएट करने वाला फंक्शन लिखना है। क्या लिखना है? स्टूडेंट को क्रिएट करने वाला फंक्शन। सो हियर इंटरफेस के अंदर सारे फंक्शंस बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट। एंड हियर हमारा फंक्शन
आंसर रिटर्न करेगा स्ट्रिंग में। किसमें रिटर्न करेगा? एंड मैंने फंक्शन का नाम रखा है सेव स्टूडेंट। स्टूडेंट को सेव करने के लिए पहले स्टूडेंट डेटा को कैप्चर करना पड़ेगा, मतलब ये फंक्शन डेटा किसमें एक्सेप्ट करेगा? स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में। सिंस दिस इज एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, तो इस फंक्शन को बॉडी नहीं रहेगा। समझा? इतना हो गया। अब सुमित जैसा डेवलपर आएगा एंड बोलेगा ओके आई विल क्रिएट माय स्टूडेंट सर्विस इंप्लीमेंटेशन क्लास। यू नो व्हाट इज इंप्लीमेंटेशन क्लास? एक ऐसी क्लास जो इंटरफेस के सारे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस को बॉडी प्रोवाइड करती है, उसे कहा जाता है इंप्लीमेंटेशन क्लास। नाउ आवर डेवलपर एग्जैक्टली नोस कि डेवलपर को कौन सा फीचर डेवलप करना है। तो यहां पे डेवलपर किसे इंप्लीमेंट करेगा? आई स्टूडेंट सर्विस इंटरफेस को। एंड सडनली ये क्लास एरर शो करेगी, बोलेगी अगर इस क्लास को कॉन्क्रीट बनाना है देन यू शुड ओवरराइड विच फंक्शन? यू शुड ओवरराइड सेव स्टूडेंट वाला फंक्शन। समझ में आएगा? तो अब यहां पे हम लोग लिखेंगे बिजनेस लॉजिक। Is this clear everyone? Now, कंट्रोलर का काम किसके ऊपर डिपेंड करता है? सर्विस के ऊपर। एंड सर्विस का काम किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिपोजिटरी के ऊपर। मतलब सर्विस क्लास के पास किसका ऑब्जेक्ट रहना चाहिए? रिपोजिटरी का। तो यहां पे आई विल क्रिएट प्राइवेट वेरिएबल। यू नो व्हाट इज प्राइवेट वेरिएबल? हियर आई विल क्रिएट द वेरिएबल ऑफ स्टूडेंट रिपोजिटरी एंड इसके वेरिएबल का नाम मैंने क्या रखा है? स्टूडेंट रिपोजिटरी। प्लीज इससे कंफ्यूज मत होना, इट इज इंटरफेस एंड इट इज इंटरफेस का वेरिएबल। नाउ अरे स्टूडेंट सर्विस का वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्टूडेंट रिपोजिटरी के ऊपर। तो सर्विस का ऑब्जेक्ट बनने से पहले किसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए? रिपोजिटरी का। तो यहां पे आई विल क्रिएट द कंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट सर्विस इंप्लीमेंटेशन क्लास। एंड इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड रहेगा? स्टूडेंट रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट। तो ये कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट करेगा स्टूडेंट रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट। क्या एक्सेप्ट करेगा? स्टूडेंट रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट। हमारे इस वेरिएबल के अंदर करंटली क्या स्टोर है? नल। हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट के पास जो स्टूडेंट रिपोजिटरी नाम का वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर नए वाले स्टूडेंट रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट को स्टोर करो। स्प्रिंग बूट क्या करेगा? स्प्रिंग बूट स्टूडेंट रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखेगा मेमोरी के अंदर, जो कि स्टूडेंट के ऊपर सारे डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएगा। एंड सर्विस किसे यूज करेगा? स्टूडेंट रिपोजिटरी को। तो सर्विस का ऑब्जेक्ट बनने से पहले किसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए? स्टूडेंट रिपोजिटरी का। इसीलिए सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय आई एम कैप्चरिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट रिपोजिटरी। I will put here semicolon and this is our constructor. This is our constructor. देखिए एक चीज आप लोग याद रखना, बस स्प्रिंग बूट के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक मैन्युअली और एक ऑटोमेटिकली। अगर किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली क्रिएट करना है तो उस क्लास को आप लोग किससे मार्क कर देंगे? @कंपोनेंट से। तो ऑटोमेटिकली क्लास का ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर बन जाएगा। ये समझा? स्प्रिंग बूट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं? दो तरीके से, मैन्युअली एंड ऑटोमेटिकली। अगर किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली क्रिएट करना है तो क्लास को किससे मार्क करेंगे? @कंपोनेंट से। अब ये कंपोनेंट ना डेवलपर को अच्छा नहीं लगता, तो फिर डेवलपर्स ने क्या किया स्प्रिंग वाले कि एक ऐसी क्लास जो सर्विस पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, मतलब ये डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी, तो इस क्लास को कंपोनेंट से मार्क मत करो। स्प्रिंग डेवलपर्स बोलते हैं कि इस क्लास को किससे मार्क करो? @सर्विस से। @सर्विस का मतलब भी क्या होता है? क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। लेकिन ये @सर्विस हमें बता रहा है कि ये एक ऐसी स्पेशल क्लास है जो डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी,
जो डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। ये समझ में आया? सेम वे हमारा जो रिपोजिटरी है इसका भी ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, इस इंटरफेस का भी क्या बनना चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो अगर किसी इंटरफेस का या फिर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसे किससे मार्क कर दो? कंपोनेंट से। लेकिन स्प्रिंग डेवलपर बोलते हैं कि अगर ये क्लास या फिर इंटरफेस डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है तो इस क्लास को मार्क करो रिपोजिटरी से। रिपोजिटरी का मतलब क्या? अगेन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, लेकिन ये एक ऐसी स्पेशल क्लास है जो डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करे। क्लियर? एट द एंड ये रिपोजिटरी भी किसे यूज कर रहा है? कंपोनेंट को। ये तो बस डेवलपर को दिखाने के लिए कि इट इज दी डेटाबेस वाली क्लास। अगर कोई क्लास सर्विस से मार्क हो तो इट इज बिजनेस लॉजिक वाली क्लास जो कि डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। समझ में आया? ये समझ में आया? नाउ कंट्रोलर का वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा एवरीवन? सर्विस के ऊपर। तो कंट्रोलर के पास किसका ऑब्जेक्ट रहना चाहिए? सर्विस का। पहले सर्विस कंप्लीट करते हैं। चलिए, हमारे पास जेपीए रिपोजिटरी नाम का एक एनोटेशन है एंड इस एनोटेशन के पास, इस जेपीए रिपोजिटरी इंटरफेस के पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है? सेव। ये फंक्शन आंसर किसमें, ये फंक्शन डेटा किसमें एक्सेप्ट कर रहा है? टी में। टी का मतलब क्या? टेबल। टी का मतलब क्या? टेबल। हमने जेपीए रिपोजिटरी को यूज करते समय टेबल क्या पास किया है? स्टूडेंट। तो ये जो सेव फंक्शन है ये स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करेगा, MySQL क्वेरी में कन्वर्ट करेगा एंड डेटाबेस के अंदर सेव करेगा। तो यहां पे हमारे स्टूडेंट रिपोजिटरी के पास एक सेव नाम का फंक्शन है जो कि कौन सा ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा? स्टूडेंट क्लास का। कर दिया पास। इज दिस क्लियर एवरीवन? एंड ये फंक्शन आंसर किस में रिटर्न कर रहा है? एस में, मतलब स्टूडेंट के ही ऑब्जेक्ट में। तो यहां पे अगर आने वाला डेटा स्टूडेंट क्लास का डेटा है तो स्टोर करने वाला वेरिएबल भी क्या रहेगा? स्टूडेंट क्लास का वेरिएबल। इस वेरिएबल का मैंने नाम क्या रखा है? सेव स्टूडेंट। अगर डेटा सक्सेसफुली स्टोर हुआ तो सेव स्टूडेंट के अंदर नया वाला स्टूडेंट ऑब्जेक्ट रहेगा, और अगर डेटा सक्सेसफुली स्टोर नहीं हुआ तो नल स्टोर रहेगा। क्या स्टोर रहेगा? नल। अगर सेव स्टूडेंट के अंदर नल स्टोर है तो हम लोग मैसेज वापस भेजेंगे अनेबल टू क्रिएट स्टूडेंट। और अगर सेव स्टूडेंट के अंदर नल स्टोर नहीं है, मतलब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो गया, तो मैं यहां पे रिटर्न में क्या भेजूंगा? स्टूडेंट इज क्रिएटेड। स्टूडेंट इज क्रिएटेड। इज दिस क्लियर एवरीवन? मैंने कोई रॉकेट साइंस वाला कोड नहीं लिखा है। रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट के पास एक सेव नाम का फंक्शन है जो कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को कैप्चर करेगा एंड MySQL में कन्वर्ट करके कहां एग्जीक्यूट करेगा? डेटाबेस के अंदर। एंड अगर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डेटाबेस के अंदर करेक्टली स्टोर हो गया तो सेव स्टूडेंट के अंदर नया वाला ऑब्जेक्ट रहेगा, अदरवाइज नल। और अगर नल स्टोर है तो हम लोग यूजर को बताएंगे कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, अदरवाइज जस्ट से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इज क्रिएट। ये हो गया बिजनेस लॉजिक। क्या कभी आप बिजनेस लॉजिक को डायरेक्टली आउटर वर्ल्ड को शो करते हो? क्या इंस्टाग्राम रील सजेशन वाला कोड हर एक यूजर के साथ सजेस्ट करता है? नो। इंस्टाग्राम इस बिजनेस लॉजिक को विजिबल करता है एपीआई के थ्रू। डू यू रिमेंबर? बिजनेस लॉजिक मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो जिससे कंपनीज पैसा बनाते हैं, एंड ये कोड अगर कंपनी पब्लिकली शो करने लग गई तो हर गली एक इंस्टाग्राम मिलेगा? नो। तो कंपनीज क्या करते हैं? इस बिजनेस लॉजिक को एक्सपोज करते हैं एपीआई के थ्रू, एंड हियर वी आर गोइंग टू क्रिएट दी एपीआई। कंट्रोलर के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? एपीआई। यहां पे
मैं एक क्लास क्रिएट करूंगा। इस क्लास का मैंने नाम रखा है स्टूडेंट कंट्रोलर। कंट्रोलर का वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सर्विस के ऊपर। तो कंट्रोलर के पास किसका ऑब्जेक्ट रहना चाहिए? आई स्टूडेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट। इनिशियली इसके अंदर क्या स्टोर है? नल। हमारा फ्रेमवर्क मेमोरी के अंदर किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा? स्टूडेंट सर्विस इंप्लीमेंटेशन क्लास का। तो जब हम लोग कंट्रोलर क्लास का, स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तब हमें किसके ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा? स्टूडेंट सर्विस के ऑब्जेक्ट को। एंड हमारे ऑब्जेक्ट के पास जो स्टूडेंट सर्विस नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर क्या स्टोर करो? फ्रेमवर्क ने हमें जो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया है स्टूडेंट सर्विस का, उस ऑब्जेक्ट को जोड़ दो। समझा? एंड नाउ हियर वी विल राइट दी @rest कंट्रोलर, ताकि ये क्लास आउटर वर्ल्ड को क्या हो जाए? विजिबल। एंड नाउ I will create here one API. I hope मैंने आप लोगों को API बनाना सिखाया है, what is response entity and so on. यहाँ पे मैंने एक API, यहाँ पे I will create one API and इस API का मैं नाम रखूंगा create student. ये API रिक्वेस्ट से हम लोग रिक्वेस्ट के अंदर क्या भेजेंगे? स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। क्या भेजेंगे? स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर जो डेटा रहेगा, उस डेटा का स्ट्रक्चर कौन रिप्रेजेंट करेगा? स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। ये एपीआईज आप लोगों ने किए हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ऑब्जर्व। स्टूडेंट सर्विस ऑब्जेक्ट के पास सेव स्टूडेंट नाम का फंक्शन है, जो कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करेगा एंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेगा? सेव करेगा। एंड इट विल रिटर्न स्ट्रिंग मैसेज। तो आने वाला डेटा किसमें है? स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया स्ट्रिंग रिस्पॉन्स, जिसके अंदर सेव स्टूडेंट वाला फंक्शन क्या भेजेगा? आंसर। एंड फाइनली ये आंसर को हम लोग रिटर्न करेंगे यूजिंग रिस्पॉन्स एंटिटी। यहाँ पे आई विल पास दी रिस्पॉन्स एंड HTTP स्टेटस। ठीक? अगेन यू कैन डू दिस वे। मैंने यहाँ पे ऑर्डर को सही नहीं लिखा है, आई शुड राइट दिस वे। Let me do here one thing. I will use here created function and body के अंदर मैं क्या पास करूंगा? response. Created के अंदर मुझे यहाँ पे दो तीन चीजें और देनी पड़ेगी, but yes, this is how we can send the response object. और there is one more way. हम लोग यहाँ पे response entity class का ऑब्जेक्ट देंगे। जब हमारा स्प्रिंग बूट सर्वर किसी ब्राउजर को डेटा भेजता है, तो बस एक सिंपल डेटा नहीं होता, उसमें होता है रिस्पॉन्स हेडर, देन होता है रिक्वेस्ट बॉडी एंड मेनी मोर थिंग्स। इज दिस क्लियर? सो हियर हम लोग रिस्पॉन्स किस में भेजने वाले हैं? रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ स्ट्रिंग में। एंड यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम मैं चेंज करूंगा। आई डोंट वांट कि नेम में कोई क्लैश हो। एंड हियर we will create the object of response entity. And इस response entity का object create करते समय हमें दो चीजें पास करनी होती है, एक actual data and एक message code. यहाँ पे मैं बोलूंगा कि मेरा object क्या हो गया है? created. जब हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा क्रिएट होता है, तो हमारा स्प्रिंग बूट सर्वर ब्राउजर को भेजता है 201 नाम का मैसेज कोड, जो कि बताता है कि सर्वर पे डेटा क्रिएट हुआ है। इसलिए मैंने HTTP स्टेटस में क्या पास किया है? क्रिएटेड। तो ब्राउजर को डेटा कितने तरीके से रिसीव हो रहा है? दो तरीके से, एक्चुअल डेटा एंड मैसेज कोड। एक्चुअल डेटा एंड मैसेज कोड। अब हमें इस फंक्शन को आउटर वर्ल्ड को विजिबल करना है, एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग व्हिच एनोटेशन हियर? पोस्ट मैपिंग। एक ऐसा एपीआई जो डेटा एक्सेप्ट करके डेटाबेस पे डेटा को क्रिएट करता है, उसे कहा जाता है पोस्ट एपीआई। इस एपीआई का मैं यूआरएल रखूंगा API v1 student।
Is this clear? And now I will rerun this project and मैं आप लोगों को इस API को from starting to end टेस्ट करके दिखाऊंगा पोस्टमैन से, फिर आप लोग इस चीज को समझेंगे एंड देन आप लोग डेवलप करें. ठीक, लेट मी रन माय एप्लीकेशन इन डीबग मोड. मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि एप्लीकेशन किसमें रन करेंगे, डीबग मोड में. मेन फाइल के अंदर आप लोग आएंगे एंड एप्लीकेशन को किसमें चालू करेंगे, डीबग मोड में. नाउ यूजर एपीआई कॉल करेगा एंड एपीआई कॉल करते समय रिक्वेस्ट के अंदर क्या पास करेगा, स्टूडेंट का डेटा. I will copy this URL everyone. I will copy this URL and I will open my Postman. You all know how to use Postman. मैंने समझाया है. यहाँ पे I will change the URL. What is the URL? API v1 student. Which API type I will select? Post. And body के अंदर हमें इस बार क्या पास करना है, स्टूडेंट का JSON. स्टूडेंट का जेसन किसको देख के डिसाइड होगा, क्लास को देख के. हमें आईडी पास नहीं करना है क्योंकि आईडी कौन जनरेट करेगा, डेटाबेस. सो वी हैव टू पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कोर्स नेम एंड पासवर्ड. बट देयर इज वन प्रॉब्लम. हमारे पास डेटा पार्ट हमने क्या रखा है, प्राइवेट. तो हमें वी हैव टू राइट नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, all argument constructor, getters and setters. Now please observe. पहले देखिए, मैंने आप लोगों को getters and setters जनरेट करना सिखाया है. You have to select constructor and select none. इससे क्या बन जाएगा, no argument constructor. And then right click, generate constructor. सारे वेरिएबल्स को सिलेक्ट करो और क्या जनरेट हो जाएगा, all argument constructor. Then again right click, generate getters and setters. Click on. बन गए getters and setters. And अब अगर आप एप्लीकेशन को चालू करेंगे, ठीक, एंड यहां पे मैं एपीआई को क्या करूंगा, कॉल, तो अब हम लोग डेटा को रीड भी कर पाएंगे एंड राइट भी कर पाएंगे. प्लीज ऑब्जर्व. हमारे एपीआई को कॉल करने के लिए हमें डेटा किस में भेजना है, स्टूडेंट वाले स्ट्रक्चर में. तो व्हाट इज द नेम ऑफ आवर फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट नेम, कोलन. हियर आई एम पासिंग फर्स्ट नेम एज प्रणय, लास्ट नेम एज रामटेके. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग इज कोर्स नेम. डबल कोट्स के अंदर आई विल राइट course name and here I will write Java full stack course. What is the next thing, email and password. Please make sure आपने वेरिएबल का नाम जैसा रखा है उसी की में आपने डेटा को पास करना है. I hope this is visible. मैंने काफी अच्छा खासा बड़ा किया है. And here is my email, pranay@gmail.com. And what is the next thing, password. चलो कुछ तो डेंजर पासवर्ड लिख देता हूं. Yes, this is the password. And now I will call this API. देखो मुझे मैसेज क्या आया है, मुझे मैसेज आया है स्टूडेंट इज क्रिएटेड. बाय द वे मैंने ये गलती से लिखा है क्रिएटेड इज क्रिएटेड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहना चाहिए, स्टूडेंट इज क्रिएटेड. अगर आप लोग सर्विस लेयर के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया है. यहाँ पे मैंने लिखा है क्रिएटेड इज क्रिएटेड. एनीवेज, अब जरा डेटाबेस के अंदर चेक करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक जो कोड लिखा वो कोड तीन चीजें कर रहा है. सबसे पहले यूजर से डेटा एक्सेप्ट करो कंट्रोलर के अंदर, और जो भी डेटा आया उस डेटा को कहां भेजो, सर्विस के पास. एंड सर्विस उस डेटा को कहां स्टोर कर रहा है, डेटाबेस के अंदर. सो लेट्स चेक. डेटाबेस से डेटा को रीड करने के लिए विच कमांड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. कैन यू सी, मैंने जो जावा ऑब्जेक्ट भेजा था वो किसमें कन्वर्ट हुआ, MySQL. क्लियर. अब मैं इस फंक्शन को एक बार डीबग मोड में रन करके आप लोगों को समझाऊंगा. चलिए, राइट क्लिक, लेट मी जूम आउट लिटिल बिट and let me run this program in
डीबग मोड। अब आप लोगों ने हमेशा एक चीज करना है कि जब जब आप किसी एपीआई को टेस्ट करेंगे तो हमेशा ब्रेक पॉइंट कहां लगाएंगे? कंट्रोलर के अंदर। नाउ मुझे कौन से एपीआई को चेक करना है? क्रिएट स्टूडेंट। तो मैं क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन के अंदर क्या करूंगा? ब्रेक पॉइंट लगा दूंगा। एंड यहां पे पोस्टमैन के अंदर मैं आऊंगा एंड यहां पे आई विल चेंज लिटिल बिट ऑफ डेटा। यस, ठीक। नाउ आई विल सेंड माय एपीआई। कैन यू सी कौन सा फंक्शन कॉल हुआ इंटरनली? मेरा प्रोग्राम कहां पे आके रुका हुआ है? क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन के अंदर। इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप लोग हवर करेंगे तो आईडी को छोड़ के बाकी डेटा कॉपी हो गया है। एंड ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मैं कहा भेज रहा हूं? सेव स्टूडेंट फंक्शन को, जो कि कहा अवेलेबल है? स्टूडेंट सर्विस के अंदर। देखो मैं कहा आ गया? बिजनेस लॉजिक के अंदर। आई एम प्रेजेंट इनसाइड विच फाइल? स्टूडेंट सर्विस। कंट्रोलर किससे कनेक्टेड होता है? सर्विस से। एंड सर्विस किससे कनेक्टेड होता है? रिपोजिटरी से। तो यहां पे हमारा ये सेव फंक्शन, सेव स्टूडेंट फंक्शन, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को कहां भेज रहा है? रिपोजिटरी के सेव फंक्शन के पास, जो कि हमारे जावा ऑब्जेक्ट को कैप्चर करेगा, MySQL में कन्वर्ट करेगा एंड डेटाबेस पे एग्जीक्यूट करेगा। तो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो हमें एक और नया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसका आईडी क्या हो गया? 2। तो ये सेव फंक्शन हमें रिटर्न करता है नया क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, जो कहां बना है? डेटाबेस के अंदर। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे MySQL के अंदर दिखाऊं तो एक नया ऑब्जेक्ट बना है जिसका आईडी क्या है? 2। तो सेव फंक्शन जावा ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करेगा, सेव करेगा एंड सेव करने के बाद जो ऑब्जेक्ट मिला है वो ऑब्जेक्ट वापस भेजेगा। एंड यहां पे मैं चेक कर रहा हूं, आर यू इक्वल्स टू नल? नो। तो यूजर को मैसेज क्या जाएगा? स्टूडेंट इज क्रिएटेड। ये मैसेज कहां स्टोर होगा? सेव स्टूडेंट फंक्शन के आउटपुट में। तो ये आउटपुट को मैंने कहां स्टोर किया है? मैसेज वेरिएबल के अंदर। एंड ये मैसेज वेरिएबल हम लोग अब किसे भेजेंगे? हमारे ब्राउजर को, हमारे पोस्टमैन को। मैसेज कोड क्या आया है? 201। and what is the actual message? Student is created. Now you guys have to do it. I have recordings. Do it. Yeah.